विद्यार्थियों, ईंट मन के व अस्थियाँ के पार्ट 1 में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रस्तावना के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसके दूसरे भाग में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम, इतिहास में अध्ययन करने के लिए समय का बहुत महत्व होता है। समय का विभाजन किस प्रकार किया जाता है उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म वर्ष को आधार मानकर समय की गणना की जाती है। आप सभी जानते हैं, हम जो समय का अध्ययन कर रहे हैं, हम जो हमारी पुस्तकों में समय के बारे में पढ़ते हैं, वो ईस्वी या ईसा पूर्व के रूप में पढ़ते हैं। उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है BC। BC से तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा 580 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व से तात्पर्य है कि ईसा मसीह का जो जन्म का वर्ष है उससे पूर्व का समय। ईसा मसीह के जन्म वर्ष से पहले के समय को ईसा पूर्व या BC कहते हैं। ये हमारे क्लियर हो गया है। दूसरा शब्द है AD। AD से तात्पर्य एनो डोमिनी है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तात्पर्य ये हुआ हिंदी में ईस्वी। जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद के समय को हम ईस्वी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दो बातें क्लियर हो गई है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पूर्व के समय को BC बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के समय को AD तात्पर्य एनो डोमिनी या ईस्वी। वर्तमान में AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग किया जाता है। समय के साथ शब्द बदलते रहते हैं। वर्तमान में हम AD के स्थान पर CE का प्रयोग कर रहे हैं। CE का तात्पर्य है कॉमन एरा, और BC की जगह पर हम BCE का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। तो विद्यार्थियों, मुख्य रूप से हमें दो शब्दों पर ध्यान देना है, ईस्वी और ईसा पूर्व। ईस्वी से तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के समय से लेकर अभी तक का समय, और ईसा पूर्व से तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के समय से पहले का समय। इसको हम और सरल तरीके से समझेंगे। हमारी पुस्तक NCERT में हड़प्पा का जो समय दे रखा है वो दे रखा है लगभग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है NCERT की पुस्तक में 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ इस ईसा पूर्व से हम समय की रेखा पर किस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण के रूप में समझाने के लिए एक समय रेखा खींच रखी है। इसको हम बोलते हैं टाइम लाइन, या कहेंगे समय रेखा। समय दोनों तरफ आप देखें कि इधर भी तीर लगा हुआ है और इधर भी तीर लगा हुआ है, यानी कि समय दोनों तरफ अनवरत चल रहा है। वर्तमान में 2021, इसके बाद भी समय चलेगा 2021, 22, 2300, ये अनवरत चलता रहेगा। हम दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन समय अनवरत चलता रहेगा। उसी प्रकार जब पृथ्वी का जन्म हुआ उससे भी पूर्व समय चलता आ रहा है। तो समय दोनों तरफ एंडलेस है, अंतहीन है। हम यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पर बीच में मैंने 0 लिखा है। 0 से तात्पर्य ये है कि ये ईसा मसीह का जन्म का वर्ष है। जन्म वर्ष। अभी हमने बात की थी कि ईसा मसीह के जन्म वर्ष से पूर्व के समय को तो बोलते हैं BC, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को बोलते हैं AD, एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट। NCERT की पुस्तक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया 2600 से 1900 ईसा पूर्व, यानी कि हमको 0 से पहले की तरफ आना है। मान लो 0 के बाद ये 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, उसके बाद ये 2600 वर्ष। यहाँ पर मैंने ईसा पूर्व लिखा है, 1000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व और 2600 ईसा पूर्व। यानी कि ईसा के पहले 2600 साल पहले कौन सी सभ्यता थी? तो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। हम जिस सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं उसका समय निर्धारण यहाँ पर है। अब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से अभी तक कितना समय हो गया? हम हमारी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि अभी 2021 चल रहा है, यानी कि 0 के बाद 1000, 2000 और 2021 ईस्वी। तो विद्यार्थियों, अब हम आसानी से बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आज से कितने वर्ष पूर्व थी। देखिए, 0 से पहले 2600 वर्ष, ये 0 और ये 2600, और 0 के बाद अभी वर्तमान में 2021,
तो प्लस 2021, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 4621 वर्ष। यानी कि हड़प्पा सभ्यता आज से 4621 वर्ष पूर्व मौजूद थी। यह हमारा काल निर्धारण हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है हड़प्पा संस्कृति। संस्कृति से क्या तात्पर्य? संस्कृति एक बड़े युग को, एक बड़े समय का निर्धारण करती है। उसमें मनुष्य का रहने का तरीका, निवास का तरीका, खान पीन का तरीका संस्कृति कहलाती है। तो हड़प्पा संस्कृति क्या है? ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के लिए होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि संस्कृति शब्द में 3 बातें आ रही हैं: विशेष भौगोलिक क्षेत्र, कालखंड और एक शैली। 3 शब्दों का चयन हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक शैली के अंतर्गत किस प्रकार मनुष्य का निवास होता है, खान पीन होती है, वो आएगा। भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र विशेष में, भारत क्षेत्र है, चीन क्षेत्र है, अमेरिका क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, और कालखंड, समय का निर्धारण, कितने वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष, एक समय सीमा निर्धारित की गई है, वह इसमें आएगा। तो हड़प्पा संस्कृति से तात्पर्य ये हो गया कि एक विशिष्ट शैली के साथ सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध समय, उसको हम बोलेंगे हड़प्पा संस्कृति। विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप इसका नोट्स अपने रजिस्टर में उतार सकें। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट वस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं, जिसमें मुहरे और मनके दिखाई दे रही है, बाट हैं और पत्थर के फलक हैं। ये वस्तुएं विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है, जिसमें मुख्य हैं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से वस्तुएं मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इससे पता पड़ता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत था। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में हड़प्पा सभ्यता का एकदम से विकास नहीं हुआ है, ये क्रमिक रूप से विकसित हुई है। इसके पहले और बाद के चिन्ह भी हमें दिखाई देते हैं। तो इस संस्कृति के पहले और बाद के अस्तित्व में थी, जिसके आरंभिक तथा परवर्ती सभ्यता भी कहा जाता है। जो शुरुआत के चिन्ह दिखाई देते हैं उसे आरंभिक सभ्यता कहते हैं, और विकसित सभ्यता होती है उसके बाद जो बाद की सभ्यता उसको परवर्ती सभ्यता कहा जाता है। आरंभिक तथा परवर्ती संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित सभ्यता भी कहा जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता कोई एकदम से उद्भव हुई सभ्यता नहीं है, ये क्रमिक रूप से विकसित हुई है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जब शुरुआत होती है, प्रारंभिक अवस्था के चिन्ह है जब व्यक्तियों ने निवास करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया, मकान बनाना शुरू किए, तो उस अवस्था को हम कहेंगे आरंभिक अवस्था। फिर जब यह अवस्था पूर्ण रूप से विकसित हो गई, नगरीय सभ्यता बनने लग गई और अपने यौवन पे थी, तब इसको हम बोलते हैं विकसित सभ्यता। अंत के समय में जब ये सभ्यता का पुनः नष्ट होने लगी, समाप्त होने लगी, तो उस सभ्यता को हम बोलते हैं परवर्ती सभ्यता। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता क्रमिक रूप से विकसित हुई सभ्यता है, जिसके 3 चरण है: आरंभिक, विकसित और परवर्ती। यह हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक नया शब्द आ रहा है यहाँ पर, चोलिस्तान। चोलिस्तान शब्द का क्या अर्थ है देखिए। हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान आप सभी जानते हैं, राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश में जो रेगिस्तान है उसे थार रेगिस्तान कहा जाता है। तो चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तान क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बात स्पष्ट हो गई है, वह रेगिस्तान जो भारत में उसे थार का रेगिस्तान कहते हैं, और वह रेगिस्तान जो पाकिस्तान में है उसे कहते हैं चोलिस्तान।
इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में की जाती है। चोलिस्तान जो है उसकी गिनती आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में की जाती है और यहाँ से लगभग 239 बस्तियाँ प्राप्त हुई है। विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। मानचित्र के माध्यम से हमें देखेंगे कि आरंभिक अवस्था की हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन से हैं और विकसित सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन से हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम मानचित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि इस मानचित्र में आपको आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के स्थल दिखाई दे रहे हैं। इसके स्थान हैं आमरीनाल, दम्बसादात, कोटदीजी और सीसवल। ये जितने भी क्षेत्र हैं यह वर्तमान के पाकिस्तान में है, सिंध प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस दूसरे मैप में हमें कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पूर्व स्थल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से राखीगढ़ी, मिताथल, बनावली, कालीबंगा, गवेरीवाला, कोटदीजी, चन्नूदड़ो, धोलावीरा, आमरी, बालाकोट और मोहनजोदड़ो जैसे स्थल हैं। ये पूर्ण रूप से विकसित अवस्था के स्थल है। अब हम एक सारणी के माध्यम से देखेंगे कि आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में स्थलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो सारणी दे रखी है उसमें सिंध का प्रदेश जो कि पाकिस्तान का है और चोलिस्तान का प्रदेश वह भी पाकिस्तान का है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मरुस्थली भाग है। तो बस्तियों की कुल संख्या सिंध में 106 और चोलिस्तान में 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में 52 और चोलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा स्थल सिंध में 65 हैं और चोलिस्तान में 136 हैं। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां सिंध में 43 और चोलिस्तान में 132 है। इसी प्रकार त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में 29 और चोलिस्तान में 33 है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने अध्ययन किया है और हमें अब समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता एकदम से विकसित हुई सभ्यता नहीं है। इसके कुछ आरंभिक स्थल भी हैं, कुछ परवर्ती स्थल भी हैं और कुछ विकसित स्थल भी हैं। विद्यार्थियों, आपको यहाँ एक हड़प्पई मुहर दिखाई दे रही है। उस मुहर पे एक सींग वाला पशु नज़र आ रहा है और उस पशु के ऊपर कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हड़प्पई मुहर हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पई मुहर है। यह जो मुहर है ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब हमारे सामने एक प्रश्न उभरता है कि हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से की जा सकती है। किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों में मुख्य रूप से आवास, मृदुभांड, आभूषण, औजार और मोहरें हैं। इन्हीं के माध्यम से, इनके अध्ययन से हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारे सामने एक नया शब्द आया है, पुरातात्विक स्रोत। तो ये पुरातात्विक स्रोत से क्या तात्पर्य है? पुरातत्व का अर्थ होता है, पुरातत्व मुख्य रूप से खुदाई आदि से प्राप्त वस्तुओं की जांच करना है और पुरातत्वविद उत्खनन से प्राप्त अवशेषों की जांच करते हैं। तो पुरातत्व का अर्थ हुआ कि खुदाई आदि से प्राप्त वस्तुओं की जांच करना। जो भी हम खुदाई कर रहे हैं उससे जो भी वस्तुएं निकल रही है उसकी जांच करना, और इसको जांच करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कहलाते हैं पुरातत्वविद। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं? उत्खनन कार्य से प्राप्त औजारों, अभिलेखों, हड्डियों, बर्तन, मूर्तियाँ, लिखित अभिलेख आदि से प्राचीन कालीन मानव के रहन सहन के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है, और ये जितने भी वस्तु हैं ये सारी पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। साथियों, अब हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आरंभिक क्या व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदुभांड शैली,
से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी साक्ष्य भी मिलते हैं। विशेष रूप से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाने की जो कला थी उसके आधार पर, ये मृदुबान शैली के आधार पर हम विभाजन करते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और उनमें बड़े आकार की संरचनाएं नहीं होती थी। अगली विशेषता है, कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। इससे तात्पर्य यह है कि आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता थी वह नियमित नहीं थी। कुछ स्थानों पर उसका क्रम भंग मिलता है, यानी कि कुछ वर्ष तक संस्कृति रही, फिर कुछ समय के लिए वह स्थान खाली हो गया, पुनः वहाँ पर लोगों की बसावट शुरू हो गई। इस प्रकार वहाँ पर क्रम भंग था। विद्यार्थियों, अब हम हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीकों पर चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे, उनका जीवन यापन कैसे होता था। यहाँ पर दो मानचित्र हम देख रहे हैं। दोनों मानचित्रों का अध्ययन करने के बाद हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार एक ही स्थान पर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता दोनों के हमें साक्ष्य दिखाई देते हैं। आप पहला मानचित्र देखिए, इसमें आप देखेंगे कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल दिखाई दे। दूसरे मानचित्र को देखिए, दूसरे मानचित्र पर जहाँ पूर्व में जो स्थान थे उन्हीं स्थानों पर, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नूदड़ो, इन स्थानों पर जहाँ पहले प्रारंभिक सभ्यता थी वहीं पर विकसित हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति भी हमें दिखाई देती है। हड़प्पा वासियों के जीवन निर्वाह के तरीके किस प्रकार के थे? तो पहला तरीका हम जो पढ़ रहे हैं, उनके जीवन निर्वाह में आहार या भोजन की क्या व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिसमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। इससे यह तात्पर्य है कि हड़प्पा निवासी शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। दूसरा बिंदु, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चावल के दाने अपेक्षाकृत यहाँ पर कम पाए गए हैं। इससे ये तात्पर्य है कि चावल की कृषि यहाँ पर लगभग नहीं के बराबर होती थी। तीसरा बिंदु, पालतू जानवर। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं। विद्यार्थियों, खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं, जो कंकाल मिले, वो इन जानवरों के मिले हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से जानकारी मिलती है कि ये सभी जानवर पालतू हैं। कुछ जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। जंगली प्रजातियों में जैसे वराह से तात्पर्य सूअर से है, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी यहाँ पर मिली है। मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के जो जानवरों के चिन्ह मिले हैं वो इस प्रकार मिले हैं। इसके अलावा आप मोहरों पर यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पशु दिखाई दे रहे हैं। इन सभी पशुओं से हड़प्पा सभ्यता के निवासी परिचित थे। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पावासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। हमें इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिले जिससे यह पता चले कि वह स्वयं शिकारी थे, अन्य लोगों के या शिकारियों के माध्यम से अपने मांस प्राप्त किया करते थे। इस प्रकार हमने हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के माध्यमों के बारे में चर्चा करी। हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि हड़प्पा निवासी जीवन निर्वाह किस प्रकार करते थे, उनका भोजन क्या था, उनका पालतू जानवर कौन से थे, जंगली जानवर कौन से थे, कौन कौन सी फसलें उगाते थे, इसके ऊपर हमने अध्ययन किया। अगले क्रम में हम नया बिंदु लेंगे और वह है कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा निवासी कृषि करते थे, ये हम सब जानते हैं। तो कृषि करने के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते थे, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। पहला बिंदु, कृषि। अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि प्रणालियों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा, यहाँ से हड़प्पा स्थलों से गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, रागी आदि बीज प्राप्त हुए हैं। इससे पता पड़ता है कि इन फसलों की कृषि की जाती थी। लेकिन वास्तव में कृषि की प्रणालियाँ क्या थी, इसके ऊपर पूर्ण रूप से हमको साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जुताई। मोहरों पर जुताई के जो चिन्ह मिले हैं, मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ
यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। वृषभ से तात्पर्य बैल से है। यहाँ पर आप जैसे एक मोहर पर देख रहे हैं कि वृषभ का चित्र बना हुआ है और ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। इससे हमें पता पड़ता है कि हड़प्पा निवासी वृषभ से परिचित थे और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। जिस प्रकार वर्तमान में हम बैलों के माध्यम से कृषि करते हैं, उसी प्रकार हड़प्पा निवासी भी बैलों के माध्यम से कृषि किया करते थे। हल, चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। चोलिस्तान से तात्पर्य आप अच्छी तरह से जानते हैं, वर्तमान पाकिस्तान में जो मरुस्थली भाग है, जो भारत के थार मरुस्थल से लगा हुआ है, उसे चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान के स्थल और बनावली वर्तमान में हरियाणा में है, से मिट्टी के हमें कुछ हल प्राप्त हुए हैं। जैसा कि यहाँ आप मोहर वाले चित्र में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बैल दिखाई दे रहे हैं और हमें हल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हमें पता पड़ता है कि उस ज़माने में हड़प्पा निवासी हलों का प्रयोग भी करते थे। चौथा, जूता हुआ खेत। पुरातत्वविदों को कालीबंगा नामक स्थान पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान में है और राजस्थान के कालीबंगा नामक स्थान पर खुदाई करने पर हमें दोहरी जुताई के भी साक्ष्य मिले हैं और खेत किस प्रकार जोता जाता था उसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पांचवा बिंदु, दोहरी कृषि। कालीबंगा से प्राप्त खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इससे तात्पर्य यह है कि कालीबंगा में जो खेत के साक्ष्य मिले हैं उस पर एक साथ दोहरी खेती होती थी। जैसे मान लो ये कोई खेत है, तो हमको मालूम है हमारे खेत पर कृषि हम जब हल चलाते हैं तो इस प्रकार चलता है, ट्रैक्टर से या बैल से हम किसी भी प्रकार हल चलाते हैं तो इस प्रकार की हम लाइनें बनती है। कालीबंगा से भी जो खेत प्राप्त हुए हैं उस पर इस प्रकार की रेखाएं प्राप्त हुई है, लेकिन साथ के साथ वहाँ पर खड़ी रेखाओं के साथ साथ आड़ी रेखाएं भी प्राप्त हुई है जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इससे ये पता पड़ता है कि कालीबंगा के जो खेत है वहाँ पर दोहरी फसलें ली जाती थी, एक फसल इस प्रकार से और दूसरी फसल इसी के साथ में आड़ी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अलग अलग फसलें उगाई जाती थी और दोहरी फसलों की व्यवस्था थी। अगला बिंदु, प्रमुख कृषि औजार। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कौन कौन से औजार काम में लेते थे? तो जो औजार वो काम में लेते थे मुख्यतः लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फल को, जो पत्थर होता है उसको फलक बनाकर, तीखा बनाकर, जैसे आवश्यकता हो उस प्रकार से बनाकर उनको पत्थर लकड़ी के हत्थों में लगाया जाता था। साथ ही साथ धातु के औजारों का प्रयोग भी करते थे, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं कि पत्थर के जो फलक हैं वो लकड़ी के हत्थों में लगे हुए हैं और धातु के औजार भी हैं। ये जो औजार है वो प्रमुख कृषि औजार थे, इनकी सहायता से कृषि की जाती थी। अगला बिंदु, सिंचाई। कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। सामान्य सी बात है, कृषि अगर की जाती है तो बिना जल के या बिना सिंचाई के संभव नहीं है। हड़प्पा निवासी भी इस बात को समझते थे, जल का महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अलग अलग प्रणालियों से सिंचाई की व्यवस्था की। हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए, सबसे पहले नहरें। अफगानिस्तान में शोरतुगुई नामक स्थान जो कि हड़प्पा स्थल है, वहाँ पर हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी नहरें बनाकर भी कृषि करते थे और इसका उदाहरण अफगानिस्तान में शोरतुगुई नामक स्थान। इसके अलावा कुएं से भी सिंचाई की जाती थी। सभी हड़प्पा स्थलों पर कुएं प्राप्त हुए हैं और इनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। जलाशय या तालाब। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है धोलावीरा वर्तमान गुजरात में है और यहाँ से जलाशय बहुतायत में पाए गए हैं और इन जलाशयों में संभवतः कृषि के लिए जल संचयन किया जाता था। जैसा कि आप यहाँ पर धोलावीरा के जलाशय भी दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि जलाशय जो है वो धोलावीरा के अलग अलग बने हुए हैं और यहाँ पर जल संग्रहण किया जाता था। तो धोलावीरा एक स्थल है हड़प्पा का जहाँ से जलाशय के लिए बहुत ज़्यादा उदाहरण प्राप्त हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपके नोट्स बनाने में उपयोग में आएंगे। विद्यार्थियों, अभी हमने कृषि प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया और उसमें एक स्थल का नाम आया था कालीबंगा। हम इस कालीबंगा स्थल के ऊपर चर्चा करेंगे। कालीबंगा की स्थिति कहाँ है, वो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान किस प्रकार से है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली प्लस बंगा, जिसका अर्थ हुआ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। जैसा कि आप यहाँ मानचित्र पर भी देख रहे हैं, कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में ऊपर की ओर हमको दिखाई दे रहा है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थान प्राचीन काल की नदी सरस्वती के तट पर स्थित था। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि कोई भी सभ्यता जब विकसित होती है तो किसी नदी किनारे ही होती है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है, सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे पर विकसित हुई है। उसी प्रकार कालीबंगा भी नदी किनारे ही विकसित हुआ था। पूर्व में यहाँ पर सरस्वती नदी थी, जो कि वर्तमान में लुप्त हो गई है। जैसा कि आप यहाँ मानचित्र पर भी देख रहे हैं कि पूर्व में यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन कालांतर में नदी सूख कर समाप्त हो गई। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है। अब हम कालीबंगा के स्थल की खोज व उत्खनन के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा के स्थल की खोज की थी। उन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि यह एक हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और यहाँ पर एक विकसित सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। अमलानंद घोष के उत्खनन करने के पश्चात बी.के. थापर व बी.बी. लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। बी.के. थापर और बी.बी. लाल दोनों के चित्र यहाँ पर बताए गए ताकि हम उन्हें देखें और उनके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत व दोहरी जुताई के साक्ष्य मिले हैं। जैसा हमने अभी पूर्व में भी पढ़ा था, दोहरी जुताई से तात्पर्य है कि आड़ी जुताई भी करना और समकोण पर खड़ी जुताई भी करना। ऐसी दोहरी जुताई से लाभ ये होता है कि एक साथ दो फसलें बोई जाती है। इस प्रकार के साक्ष्य यहाँ कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के बाद हड़प्पा संस्कृति का कालीबंगा तीसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के बाद तीसरा अगर कोई महत्वपूर्ण स्थल था तो कालीबंगा था, और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप इसके नोट्स बना सकें।